ट्रंप और मैक्रों के बीच काफी वक्त से मतभेद चले आ रहे हैं। हालांकि दोनों देश नेटो के सदस्य हैं। नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। फ्रांस सबसे अहम सदस्यों में एक है नेटो के, लेकिन इसके बाद भी दोनों देश साथ नहीं दिख रहे। एक राय नहीं बन पा रही, कभी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, कभी ईरान में चल रही जंग पर। इसी वजह से माना जा रहा है नेटो में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल दूसरे देश भी ईरान जंग में अमेरिका के साथ नहीं आए। नेटो में पड़ी दरार को लेकर तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी। उसने पोलैंड के प्रधानमंत्री के हवाले से दावा किया, पोलैंड भी नेटो में, पोलैंड के प्रधानमंत्री के हवाले से दावा किया कि यह सब कुछ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मन मुताबिक हो रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि पुतिन यही तो चाहते थे कि नेटो में दरार पड़ जाए। पुतिन का सपना था कि किसी भी तरह ये जो सैन्य संगठन है नेटो है, जो सोवियत रूस के खिलाफ बना था, वो नेटो ही खत्म हो जाए। और ईरान जंग की वजह से इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उससे साफ है कि नेटो कमजोर पड़ चुका है, उसमें दरार पड़ चुकी है। यह सैन्य संगठन दो धड़ों में बंट चुका है, क्योंकि ट्रंप के लाख कहने के बाद भी ईरान जंग में किसी भी नेटो सदस्य ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। पोलैंड का मानना है नेटो के कमजोर होने से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा। एक तरफ नेटो के सदस्य देशों में मतभेद पैदा हो चुके हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज गलियारे के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो चुकी है। इसका फायदा सीधे सीधे रूस को हो रहा है, उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस के तेल की मांग में इजाफा हो गया है, जबरदस्त इजाफा हो गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से उसकी बंपर कमाई हो रही है। इसके अलावा ईरान जंग की वजह से अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट चुका है। इससे रूस को यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया है। तो युद्ध के जानकार भी मानते हैं कि ईरान जंग की वजह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो गई है। इससे रूस का पलड़ा भारी हो रहा है। रूस खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर भी पेश कर रहा है ईरान जंग में। पुतिन का कहना है ईरान की जंग वो रुकवा सकते हैं, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग चल रही है। वो कह रहे हैं ईरान जंग रुकवा सकते हैं। जंग भी इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में शामिल होना चाहता था। वो नेटो तो अब क्या हाल हो रहा है वो दिख ही रहा है। और अगर ऐसा होता तो रूस के दरवाजे पर नेटो की सेना खड़ी हो जाती, उस बॉर्डर पर भी, जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। और जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी तो रूस ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन 4 साल बाद उसी नेटो में दरार पड़ती दिख रही है। इधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अपनी एयर स्पेस में घुसने पर रोक लगा दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने मांग की थी कि ऑस्ट्रिया उसके सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसे खारिज कर दिया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले किए और 24 घंटे में हिजबुल्ला के 40 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्ला के हथियारों के गोदाम को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने ईरान के 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ओर से भेजे गए ड्रोन को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि खाड़ी देशों ने हॉर्मुज गलियारे पर निर्भरता कम करने के लिए एक नए रास्ते को तैयार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ऐसा रास्ता जिससे खाड़ी देशों को अपना तेल सप्लाई करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बाबल मंदीब लाल सागर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी में, दोनों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। बाबल मंदीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा ही एक समुद्री रास्ता है लाल सागर के पास, यमन के नजदीक। लेकिन ईरान जंग के दौरान इन दोनों समुद्री रास्तों पर मंडराए खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों ने नया रास्ता तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी। वो रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी के देश सऊदी अरब और यूएई ने अपना तेल और गैस यूरोप तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के नए रूट पर काम शुरू कर दिया। भारत के IMEC प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया गया रिपोर्ट में। 3 साल पहले दिल्ली में G20 समिट के दौरान भारत ने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की थी। कई देशों को एक साथ लाकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने का प्रस्ताव रखा था जिससे यूरोप तक आसानी से बिना किसी रुकावट के कारोबार किया जा सके भारत से। लेकिन यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका था, रुक गया था। कई तरह की अड़चनें आई, ये ठंडे बस्ते में चला गया था एक तरह से। लेकिन ईरान जंग के दौरान एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई।
अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया, वहां कब्जा जमा लिया, जहाजों को रोक दिया, जहाजों पर बम बरसाए। इससे हुआ यह कि दुनिया भर के हजारों जहाज वहां अटक गए, फंस गए, आगे बढ़ नहीं सके। तो जो जहां था वहीं थम गया। ईरान ने हॉर्मूज गलियारे पर कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक कोई भी देश अपनी तट रेखा से समुद्री सीमा में करीब 23 किलोमीटर के दायरे में अपना नियंत्रण रख सकता है। यानी उस इलाके में, समुद्र के उस इलाके में उस देश का ही कंट्रोल होता है 23 किलोमीटर समुद्र तक। तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ईरान की सीमा के बिल्कुल करीब है, संकरा सा रास्ता है, चौड़ाई ही करीब एक जगह पर 33 किलोमीटर रह जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र हॉर्मूज गलियारे को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग बताता है, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक किसी भी देश के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। यही नियम अब तक चल रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान भड़क गया, उसने वहां कब्जा कर लिया। दुनिया भर में तेल गैस का संकट पैदा हो गया। खाड़ी के वो देश जो कच्चे तेल की सप्लाई करके कमाई करते थे, और बाकी व्यापार भी, सिर्फ कच्चे तेल की ही बात नहीं है, बाकी व्यापार भी उनका, यूएई में तो और भी बहुत सारा व्यापार होता है, वो भी उसी रास्ते से होता है, उनका पूरा कारोबार ठप हो गया। इसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई। इसके बाद फारस की खाड़ी के किनारे पर मौजूद सऊदी अरब और यूएई ने हॉर्मूज गलियारे के अलावा एक अल्टरनेटिव रास्ते पर, विकल्प पर तलाशना शुरू कर दिया। ऐसा रास्ता जो सुरक्षित हो, इस सबसे किसी जंग का असर ना पड़े, जिस रास्ते से वो आसानी से यूरोप तक अपना कच्चा तेल सप्लाई कर सके। तो रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी देशों ने इजराइल के पीएम बेनिमिन नेतन्याहू के बताए हुए विकल्प पर भी विचार किया। बेनिमिन नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक खाड़ी के देश तेल और गैस अपनी जमीन से निकालें, इसके बाद सीधे पश्चिम की तरफ जमीन में पाइपलाइन के रास्ते जॉर्डन भेजें और जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचा दें। इजराइल को पार करते वो तेल और गैस भूमध्य सागर पहुंचा दिया। वहां, क्योंकि इजराइल भूमध्य सागर के किनारे, तो वहां इजराइल के हाइफा और अश्कलोन जैसे बंदरगाह हैं, उनके जरिए यूरोप तक तेल और गैस की सप्लाई हो सकेगी। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ऐसा कर लिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाबल मंदी दोनों समुद्री रास्तों से बचा जा सकेगा। तो ब्रिटेन की अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि खाड़ी देशों ने इसके अलावा पहले से मौजूद भी पाइपलाइन है, उसका भी इस्तेमाल करके हॉर्मूज गलियारे और बाबल मंदीप को बाईपास करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि लंबे वक्त से वो इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उस पाइपलाइन का। ईरान जंग के दौरान सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे को बाईपास किया। उसकी ये पाइपलाइन उसके पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ती है, इसलिए वो सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की शुरुआत उसके पूर्वी हिस्से में अबकैक में होती है। वहां तेल के बड़े बड़े कुएं मौजूद हैं। सऊदी अरब का पूरा तेल ही पूर्व में, वहां से शुरू होकर यह पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करते हुए पश्चिम की तरफ आती है, लाल सागर के किनारे पहुंचती है। वहां सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह है। अबकैक से यानबू की दूरी 1200 किलोमीटर के आसपास है। पाइपलाइन के रास्ते में पूरा अरब का रेगिस्तान पड़ता है। यानबू पोर्ट पर पाइपलाइन से तेल पहुंचाकर जहाजों के जरिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। इस पाइपलाइन से यह फायदा होता है कि जहाजों को हॉर्मूज पार करके फारस की खाड़ी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अपने कच्चे तेल की सप्लाई कुछ हद तक इस पाइपलाइन के जरिए कर लेता है। सऊदी अरब ने यह पाइपलाइन 1980 के दशक में बना ली थी, करीब 46 साल हो गए। इसका इस्तेमाल भी वो कर रहा था, लेकिन कम इस्तेमाल हो रहा था, थोड़ा बहुत ही हो रहा था। जंग शुरू होने से पहले तक वो इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना केवल 25 से 30 लाख बैरल तक ही सप्लाई करता था। लेकिन जंग शुरू होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद सऊदी अरब ने इस पाइपलाइन के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी। रोजाना 70 लाख बैरल से ज्यादा तेल सप्लाई शुरू कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी ही इतनी है पाइपलाइन की, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उतना उसने करना शुरू कर दिया। हॉर्मूज गलियारे के जरिए वो हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करता था। यानी सऊदी अरब ने पाइपलाइन से तेल सप्लाई की क्षमता बढ़ाकर कुछ भरपाई जरूर कर ली। 2 करोड़ करता था, 70 लाख कर ली। लेकिन ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर खाड़ी देशों की योजना थोड़ी और आगे की। वो यानबू पोर्ट से कच्चा तेल इजराइल के जरिए भूमध्य सागर और फिर वहां से यूरोप के देशों तक पहुंचा देने की प्लानिंग में जुट गए। इजराइल के पास पहले से एक पाइपलाइन मौजूद है, वो पाइपलाइन है एलेट अश्कलोन पाइपलाइन। यह पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इजराइल का एलेट शहर उसके बिल्कुल दक्षिणी छोर पर मौजूद है, वहां से इस पाइपलाइन की शुरुआत होती है। इजराइल का अश्कलोन शहर उसके पश्चिम में है, भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे पर, उसके बीच ही वो पाइपलाइन बनवाई गई थी, वहां भी पोर्ट मौजूद है।
मतलब सऊदी अरब के अबकैक में मौजूद तेल कुओं से निकला तेल पाइपलाइन के जरिए पहले यानबू पोर्ट पहुंचेगा, वहां तेल टैंकरों से में भरकर लाल सागर होते हुए इजराइल के एलट पोर्ट पर पहुंचेगा, वहां से एक बार फिर पाइपलाइन के जरिए वो अश्कलोन पोर्ट पर पहुंच जाएगा भूमध्य सागर में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। रिपोर्ट बताती है अश्कलोन से एक नई पाइपलाइन बनाकर कच्चे तेल को इजराइल के हाइफा पोर्ट तक ले जाने की भी प्लानिंग की जा रही है। ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट में यूएई का भी जिक्र किया गया, उसकी एक पुरानी पाइपलाइन को हॉर्मुज गलियारे के बाईपास के तौर पर बताया गया। यूएई की पाइपलाइन का नाम है हबशान फुजैरा पाइपलाइन। यह पाइपलाइन यूएई के हबशान नाम की जगह से शुरू होती है, वहां तेल के कुएं और गैस के भंडार मौजूद हैं। यह 400 किलोमीटर लंबी यूएई के एक बड़े हिस्से को पार करते हुए उसके फुजैरा पोर्ट तक जाती है। फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में, यूएई का फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में मौजूद है, बाकी उसके सभी पोर्ट फारस की खाड़ी वाले हिस्से में है, यानी ये वाला पोर्ट हॉर्मुज गलियारे के पार करने के बाद है। बाकी पोर्ट तक पहुंचने के लिए जहाजों को हॉर्मुज गलियारा पार करना होता है, जो बंद पड़ा है। हबशान फुजैरा पाइपलाइन इसी से बचने का एक विकल्प है। पाइपलाइन के जरिए यूएई रोजाना करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई करता है। तो यूएई और सऊदी अरब की प्लानिंग यह है कि इन दोनों पाइपलाइन का इस्तेमाल करके ओमान की खाड़ी से भूमध्य सागर तक तेल सप्लाई का एक नया रूट तैयार कर लिया जाए। इधर खबर है कि ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर 35 देशों की बैठक बुलवा ली। ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुलवाने और तेल की सप्लाई शुरू करवाने के लिए 35 देशों की एक अहम बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में भारत भी शामिल होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले जाने की मांग की और सलाह दी कि हॉर्मुज गलियारे को सिर्फ बातचीत के जरिए ही खोला जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तेल संकट की वजह से दक्षिण एशिया के कुछ देशों में ईंधन की चोरी शुरू हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में चोरी के दौरान हुई हिंसा में कई पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी।